Hello, dear students. I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel, Sims Official. So, children, today we will continue the third chapter of history, that is the Delhi Sultans. So, let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello, dear students. I welcome you all in our YouTube channel again. And today we will continue the same chapter, the third chapter, as I told you earlier in the introduction, that is the Delhi Sultans. So, today we will continue. We will just start the new topic, that is the closer look administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. Okay. So in this para या in this heading we will read about the consolidation यानी कि जो समेकित मतलब इकट्ठा करना एक साथ होना तो एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था या शासन किया जाता था और एक किया जाता था मतलब राज्यों को ठीक है तो उसको हम डीपली पढ़ेंगे खलजी और तुगलक के शासनकाल में. So the consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administration. तो कंसोलिडेशन यानी कि गैदरिंग करना या इकट्ठा करना या एकीकरण करना ठीक है राज्यों का. तो द कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम किसी किंगडम को एक करना और ख़ासकर ऐसी किंगडम जो दिल्ली सल्तनत हो यानी कि दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत ही बड़ी सल्तनत थी. तो उसे एक जगह करना या उसको कंसोलिडेट करना बहुत ही मुश्किल था. तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती थी रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय गवर्नर्स की एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की. तो जो किंग होते थे उन्हें ज़रूरत पड़ती थी ऐसे ट्रस्टवर्दी गवर्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स का. ठीक है कि रेदर देन अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स एंड द लैंडेड चीफन एज गवर्नर्स. तो ऐसे इसमें क्या था कि जब रेदर देन की कंपैरिजन अगर हम किया जाए तो यहाँ पर रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट तो एरिस्टोक्रेट यानी कि जो जमींदार होते थे या कुलीन वर्ग के यानी कि जो हाई सोसाइटी के लोग थे उन्हें और या फिर लैंडेड चीफन यानी कि चीफ यानी कि जो बहुत बड़े बड़े सामंत होते थे या सरदार सूबेदार होते थे. सूबेदार मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी तो उन्हें गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता था. द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स तो जो पुराने समय के जो दिल्ली के सुल्तान्स थे स्पेशली इल्तुतमिश किसके टाइम में इल्तुतमिश के टाइम में फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस. ठीक है तो इल्तुतमिश के टाइम पर वो फेवर करते थे ऐसे अपने दासों को. स्लेव मीन्स कौन से होते हैं नौकर या दास. ठीक है सो परचेज वो ऐसे अपने दास को मतलब जो अपने उनके अंडर में काम करते थे या उनके सेवक थे या उनके सेवादार थे तो ऐसे लोगों को मिलिट्री सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते थे. मतलब उन लोगों के फेवर में रहते थे कि इन लोगों को मिलिट्री सर्विस को हैंड ओवर किया जाए और ऐसे लोगों को कहा जाता था बंदगां. ठीक है क्या कहा जाता था बंदगां इन पर्शियन. अब बंदगां जो वर्ड है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है so they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. तो अब क्योंकि जब उनके दास होते थे तो वो पूरी तरह से अंडर में होते थे. स्लेव्स जो थे वो किंग के अगर दास थे या उनके नौकर थे तो पूरी तरह से उनके ट्रस्टवर्दी और उनके अंडर में ही वर्क करने वाले होते थे. तो देवर केयरफुली ट्रेन तो ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाता था टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम ताकि उन्हें कुछ ऐसे मतलब जो पॉलिटिकल ऑफिस यानी कि राजनीति से रिलेटेड यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी पोस्ट को या ऑफिस में अपॉइंट करने के लिए उनको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट देने के लिए राज्य में उन्हें ट्रेन किया जाता था. सो सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन दैम. तो जब तक वो अपने मास्टर के अंडर में रहते थे मतलब वो पूरी तरह से अपने मास्टर पर ही डिपेंड करते थे तो ऐसे टाइम में
जो सुल्तान थे, उन्हें लगता था कि उनका जो ट्रस्ट है, ठीक है? एंड रिलाय अपॉन देम, उनका जो ट्रस्ट है वो हमेशा के लिए बना रहेगा उन पर, ठीक है? कि अगर वो पूरी तरह से उन पर डिपेंड करते हैं या जो उनके सेवक हैं वो उन्हीं को क्योंकि वो पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंड करते हैं या उन्हीं की तरीके से चलेंगे या क्योंकि वो उनकी पूरी देखभाल करते हैं, तो इसलिए जो किंग हुआ करते थे, सुल्तान्स हुआ करते थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट यानी कि विश्वास अपने ऐसे ही लोगों पर बना रहता था। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandgan and also raised people to humble birth who were often their clients and to high political positions. ठीक है, तो इस टाइम पर क्या था, खलजी और तुगलक दोनों के ही शासनकाल में दोनों के ही शासनकाल में इस चीज़ को कंटिन्यू रखा गया टू यूज़ बंदगान, यानी कि बंदगान को यूज़ किया जाना, और ऑल्सो रेज्ड पीपल टू हम्बल बर्थ, और खासकर जो हम्बल बर्थ यानी कि जो लोअर कैटेगरी के लोग होते थे, ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आना, मतलब उन ऐसे लोगों को मतलब अपनी अंडर में या अपनी संरक्षण में लेकर आना, हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, जो कभी उनके क्लाइंट हुआ करते थे या कभी उनके मतलब क्लाइंट हुआ करते थे। क्लाइंट की मीनिंग देखिए आपकी बुक में दी हुई है, समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर ऑफ अनदर एंड अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, यानी कि जो पूरी तरह से किंग के या सुल्तान के प्रोटेक्शन में रहा करते थे, ठीक है, और डिपेंडेंट थे किंग पर या सुल्तान पर, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन। तो ऐसे ही लोगों को तुगलक और खलजी के टाइम पर भी रखा जाता था, बंदगांव को कंटिन्यू रखा गया था और उन्हें हाई पॉलिटिकल पोजीशन भी प्रोवाइड की जाती थी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एज गवर्नर्स, और साथ ही साथ उन्हें हाई पोजीशन यानी कि जैसे जनरल्स होते थे और गवर्नर होते थे, वो मतलब वो उस तरह की पोजीशन भी उन्हें दी जाती थी या उन्हें अपॉइंट किया जाता था ऐसी पोजीशंस पर, स्पेशली जनरल और गवर्नर्स की, ठीक है। तो हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मगर जो उनका ये सिलेक्शन था ना कि मतलब यहाँ के हम्बल बर्थ यानी कि लोअर कैटेगरी के लोगों को हायर पॉलिटिकल पोजीशन पर सेटल करना या अपने ट्रस्टवर्दियों को पॉलिटिकल पोजीशन पर सेटल करना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था या उनको रास नहीं आ रहा था। तो हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि जो बाकी लोग थे वो आपस में उनमें क्लैश होने लगे थे, ठीक है। तो जो हायर क्लास के लोग थे वो उनसे चिढ़ने लगे थे कि मतलब जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको अच्छी पोजीशन मिल रही है और वो उन पर लीड भी कर रहे हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी आ गई थी। सो स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स, मगर दूसरी तरफ क्या था कि जो ये स्लेव होते थे वो या जो क्लाइंट्स होते थे वो पूरी तरह से लॉयल होते थे, यानी कि पूरी तरह से उनके वफादार होते थे, किसके, अपने मास्टर्स के और पैट्रन्स के। पैट्रन मतलब आपने पिछले पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पैट्रन का मतलब क्या हुआ कि जो उन्हें एक पिता की तरह पालता है, ठीक है, किसी पर्सन को मतलब पैट्रन के पिता की तरह पालने वाला किंग, ठीक है, बट नॉट टू देयर हेयर्स, मगर उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, तो जो स्लेव थे यानी कि जो स्लेव थे या क्लाइंट थे, वो अपने मास्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा लॉयल या वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के लिए यानी कि उनके आने वाले मतलब जो उनके सक्सेसर थे यानी कि उनके बाद जो गद्दी पर बैठा, उनके लिए उतने ट्रस्टवर्दी या लॉयल नहीं हुआ करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, क्योंकि जो नया सुल्तान आता था उसके अपने सर्वेंट होते थे, तो वो उनको वो पोजीशन देना चाहता था। So as a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. तो इस तरह से क्या था कि जो जब नई मतलब एज अ रिजल्ट द एक्सेशन मीन क्या होता है, ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसे ही एक जब ग्रोथ होने लगी तो ग्रोथ मतलब जब सक्सेसर आने लगे या दूसरी जनरेशन आई, तो उसमें क्या कहा कि ऑन न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। तो इस तरह जो नए मोनार्च थे यानी जो किंग थे और जो पुराने वो थे मतलब सर्वेंट थे या किंग थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद पैदा होने लगे। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans, sorry, also shocked many elites and the authors of Persian. तो इस तरह के जो पैट्रोनेज थे यानी कि जो ये भूमिका निभाने की मतलब जो जैसे किंग थे वो एक फादर की तरह काम करते थे या काम कर रहे थे या लोगों को संरक्षण दे रहे थे या अपने अंडर में रख रहे थे। सो द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल, तो जो इस तरह के जो लोअर कैटेगरी के पीपल थे उन लोगों को इस तरह से संरक्षण देना या उनको इस तरह से प्रोटेक्शन देना बाय द दिल्ली सुल्तान, किसके द्वारा, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा शॉक कर रहा था, यानी कि वो एक
मतलब एक शॉकिंग था किसके लिए? एलाइट। एलाइट मीन्स क्या होता है? रिच पीपल के लिए, या जो हायर सोसाइटी के लोग थे। एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन, जो पर्शियन टाइम में जो ऑथर्स होते थे, तवारिख जिनको कहा जाता था, ठीक है, तो वो अपनी बुक में भी इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे कि दिल्ली सुल्तान फॉर अपेयरिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस, कि किस तरह से जो दिल्ली के सुल्तान्स हैं, वो लो और बेस बॉर्न को, यानी कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से हाई ऑफिसेज में, हाई पोजीशन पर सेटअप कर रहे हैं।